शुरुआत बंगाल के साथ। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल और ओडिशा के कुछ असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 23 सितंबर को कराने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल के भवानीपुर, शमशेरगंज, जंगीपुर और ओडिशा के पिपली असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। 13 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि नताइज का ऐलान 3 अक्टूबर को होगा। भवानीपुर असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी निगाहें होगी। यहां से मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी मुकाबला करेगी। 9/11 से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर लाने की अमरीकी सदर जो बाइडन ने इजाजत दे दी है। आइंदा 6 माह के दौरान खुफिया दस्तावेजात आम किए जाएंगे। 9/11 हमले के महलूकीन के अहल खाना ने खुफिया दस्तावेजात को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया था। उत्तर प्रदेश में कोविड की वजह से एक लंबे अरसे से बंद पड़े मदारिस को आज से खोल दिया गया है। कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए मदारिस इस्लामिया में तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है। क्लासेस के दौरान पूरी एहतियात बरतने की अपील की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी मोहल्ली ने मदारिस के जिम्मेदारान से अपील की कि बच्चों को सैनिटाइजर और मास्क लगाकर ही क्लास में बैठने की इजाजत दी जाए। क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाए। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद उत्तर प्रदेश में मदारिस एक बार फिर से खुल गए हैं और कोविड के बाद पहली मरतबा मदारिस खुले हैं और हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में भी पढ़ाई बाकायदा शुरू हो गई है। हालांकि अभी ज़ाहिर सी बात है बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं, मगर मदरसे में सैनिटाइजेशन का पूरा इंतज़ाम है कि बच्चों को हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही मदरसे में एंट्री दी जाती है और हर बच्चे के लिए मास्क लगा के आना कंपलसरी है और क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को बैठाया जा रहा है। और मेरी तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान से ये अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरीके से अपने मदारिस में इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें, जिससे कि तालीम का सिलसिला जारी रहे और इस बीमारी से हम सब लोग महफूज रह सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह के आखिर में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। एएनआई के मुताबिक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, ताहम इस दौरे के सिलसिले में तैयारियां चल रही है। 23 या 24 सितंबर को ये दौरा मुतवक्के है। हालांकि अभी ये दौरे का शेड्यूल तय नहीं किया गया। मोदी के 2019 में ट्रंप के दौर में अमेरिका का दौरा कर चुके थे। मुल्क में कोरोना की केसेस में कल के मुकाबले में आज कमी वाक़ई हुई है। कोरोना की 42,000 से ज़ायद नए मामलों की तस्दीक हुई। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 303 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 36,350 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 4,05,681 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 67 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। कोविड-19 की वजह से यतीम हुए बच्चों की मदद के लिए एनसीपीसीआर ने स्कीम तैयार की है। इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 से बात करते हुए एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से यतीम हुए बच्चे चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं और इस सिलसिले में स्वराज पोर्टल के जरिए जानकारी हासिल की जा रही है। प्रियांक जी, जिस तरीके से कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के दोनों लोगों को खो दिया या फिर ऐसे मेंबर को जो अर्निंग पर्सन था, तो उन लोगों की मदद आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और उसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 से अभी तक जो भी बच्चे कोविड या कोविड के अलावा किसी दूसरे कारण से अपने माता पिता को या माता पिता में से किसी एक को जिसके कारण खोने के कारण वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आ गए हैं, तकलीफ़ में आ गए हैं, उनको जानकारियां उनकी इकट्ठी करने का काम आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पे हो रहा है। ये जानकारी 6 अलग अलग स्टेजेस में हमारे पास आ रही हैं, जिसकी हम सतत निगरानी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें पहली जो स्टेज है वो है बच्चे का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको फिल किया जाता है। दूसरी स्टेज उसमें
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविज़न्स के तहत एक सोशल इन्वेस्टिगेशन बच्चे का किया जाता है। उसके रहन सहन की स्थिति, परिवार की स्थिति, इमीडिएट फैमिली में कौन है, एक्सटेंडेड फैमिली में कौन है, उसके खान पान की आदतें, कोई बीमारी हो तो उसके बारे में बताया जाता है, स्कूल के दोस्त, ये सब जानकारी जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है वो एकत्रित की जाती है। इसकी अगली स्टेज होती है इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना। ये भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ही एक प्रोविज़न है, जिसमें सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये तय करती है कि बच्चे की आगे केयर एंड प्रोटेक्शन किस तरीके से हो। इसके बाद उसका एक ऑर्डर बनता है, जो बच्चा कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा, ये सब चीज़ें CWC तय करती है, तो उसका रिस्टोरेशन ऑर्डर होता है। और इसके साथ ही बच्चे की जो उसकी फैमिली में जो लोग हैं, चाहे वो सिंगल पेरेंट हुआ हो या वो ऑर्फन हुआ हो सकता है इमीडिएट फैमिली में किसी के साथ हो, तो उन लोगों को सरकार की विभिन्न किन स्कीम्स के तहत मदद की जा सकती है। ऐसी 34 स्कीम्स और एंटाइटलमेंट्स जो भारत सरकार के वो हमने आइडेंटिफाई किए। तो आपने देखा कि किस तरीके से NCPCR अनाथ हुए बच्चों की मदद करने के लिए काम कर रहा है, चाहे उनके जो पेरेंट्स हैं कोविड की वजह से ना रहे हो या कोई अन्य और भी वजह हो, उसके लिए NCPCR लगातार प्रयासरत है और उस प्रक्रिया के दौरान उन बच्चों की मदद करने का काम NCPCR के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करेंगे बंगलुरु की, जहां कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना के बहादुरों ने मिलकर एक अहम कदम उठाया है। उलमाए किराम की सरपरस्ती में चंद नौजवानों ने मिलकर एक अस्पताल कायम किया है। बंगलुरु के जे महल में शुरू किया गया ये अस्पताल डॉक्टर मनीष डॉक्टर दानिश की निगरानी में काम करेगा। अस्पताल के डायरेक्टर जावेद अहमद ने कहा कि अस्पताल का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत अंजाम देना है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुस्तफ़ा रफ़ाई जिलानी ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुंतज़मीन ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पेश आई परेशानियों को देखते हुए इस अस्पताल को कायम किया गया। दरअसल मकसद सर्विस, लोगों को एक खिदमत पहुंचाना, कि जो है हर जगह पर जो है अभी देख रहे हैं हॉस्पिटल नहीं रहता है। कभी अभी पिछले कोविड के जो है सीज़न में आप देख चुके, किसी को सिलेंडर नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला। हम लोग छोटी सी चीज़ बेस करके उसको एरिया वाइज या तो फिर आप कह सकते हैं गांव जो ऐसी चीज़ करके जो है हम लोग जो है खिदमत देना चाहते हैं लोगों को, जो ऐसी आगे ऐसी नौबत ना आए कि ऑक्सीजन की कमी रहे। यहाँ पर क्लिनिक होगी, अतराफ में जो है आप देख सकते हैं हम लोग मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा चुके हैं। ऐसे मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर, बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, ये पूरा इक्विपमेंट हम लोग वेल इक्विप्ड रहेगा। इंशाल्लाह हम इसको NABH एक्रेडिटेशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने खुद देखा वहाँ पे कई पेशेंट लोग जो है लाते थे ज़बरदस्ती, बेड्स ना होने और ICU ना होने की वजह से सामने जो है दम तोड़ देते थे। वो सब जो है हालात देखने के बाद जो है मैं मतलब सोचा, इरादा किया कि थोड़े से जो भी मेरे पास है तो मैं उससे थोड़ा सा इनिशिएट करता हूँ। आगे अल्लाह जो है राह दिखाने वाला है। हम लोग ये करंटली 6 महीने से जो होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो मौला ने एक सलाह दी कि जो आप जो है होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो है पेशेंट आपके पास आना चाहिए या तो आप पेशेंट के पास जाना चाहिए, यानी कि जो हेल्थ पेशेंट के पास जाना चाहिए। बीमारी तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन जो है हम लोग को पेशेंट का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट। उस तरीके से हम लोग जो मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब से जो है मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब से जो है हम लोग रिबन कट के जो है दुआ करवाया। अब बात करते हैं भोपाल की, जहां आलमी इज्तिमा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 4 रोज़ा आलमी इज्तिमा का इनकाद इमसाल कोरोना गाइडलाइंस में 26 नवंबर से शुरू होगा और 29 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इज्तिमाई कमेटी ने 4 रोज़ा आलमी इज्तिमा को लेकर भोपाल इंतजामिया को खबर कर दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कोरोना की वबा के सबब आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद नहीं हो सका था। इमसाल इज्तिमा कमेटी ने आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद कोविड ज़ाब्तों के तहत करने का फैसला किया। आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद पहले भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में किया जाता था, लेकिन जब आलमी तबलीगी जमात शिरकत करने वाली जमातों की तादाद लाखों में पहुंची और ताजुल मसाजिद ने अपनी तंगदामनी की शिकायत की, तो आलमी इज्तिमा को ताजुल मसाजिद से भोपाल की एंट खेड़ी में मुंतकिल किया गया। इमसाल भी आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद एंट खेड़ी में ही करने का फैसला किया गया।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं झारखंड असेंबली में, जहां नमाज के लिए अलग जगह फराहम करने की मुखालफत की जा रही है। बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जमहूरियत का मंदिर सिर्फ जमहूरियत के लिए मंदिर के तौर पर ही बरकरार रहे। नमाज के लिए अलहदा कमरा मुकर्रर करना सही नहीं है। वहीं बीजेपी लीडर सीपी सिंह ने भी नमाज के लिए अलहदा कमरा मुख्तस करने की मुखालफत की है और कहा कि मैं नमाज के लिए अलहदा कमरा मुख्तस करने की मुखालफत नहीं करता। इसके साथ झारखंड असेंबली के अहाते में मंदिर भी तामीर होना चाहिए। मैं हनुमान मंदिर की तामीर का मुतालबा करता हूं। अगर स्पीकर की इजाजत दे तो हम अपने खर्च पर मंदिर तामीर करेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिसके नमाज के लिए एक रूम आवंटित किया है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। उसमें और कोई उपासना पद्धति का कोई ये नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता कि उन्होंने ये गलत किया है। नहीं तो आने वाला कल हर कोई मांग करेंगे कि विधानसभा में, चूँकि यहाँ तो जितनी कोई राम के भक्त है, राम के भक्त के लिए मांग करेंगे, कोई कृष्ण के लिए मांग करेंगे, कोई शंकर की मांग करेंगे, कोई हनुमान जी का पाठ करेंगे उसके लिए मांग करेंगे, सिख होंगे गुरुद्वारा के लिए मांग करेंगे, सरना वाले मांग करेंगे। तो फिर लोकतंत्र की मंदिर वो लोकतंत्र की मंदिर नहीं रह जाएगी। इसलिए हम विधानसभा अध्यक्ष से कहते हैं कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति मत करो और गलत परंपरा की नींव वहाँ मत डालिए। लोकतंत्र की मंदिर है, उसको लोकतंत्र की मंदिर ही उसको रहने देना चाहिए। और पार्टी तो इसका विरोध करेगी। अगर वो अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है विधानसभा अध्यक्ष, तो फिर पार्टी उसका विरोध करेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां नीमच में कन्हैया भेल नामी आदिवासी को शरपसंदों के जरिए गाड़ी में बांधकर घसीटने और इसकी मौत के मामले में कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए आदिवासी की वैन में बांधकर कत्ल करने के मामले में साबिक वजीर कांतिलाल भूरिया की सदारत में 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नीमच में आदिवासी नौजवान के कत्ल के कलीदी मुलजिम को बीजेपी का तहफ्फुज होने का इल्जाम लगाया है। जांच कमेटी ने हुकूमत से आदिवासी कन्हैया भेल ने अहल खाने को 1 करोड़ की माली मदद और सरकारी मुलाजमत का मुतालबा किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस जांच कमेटी पर सवाल उठाया। शिवराज सिंह काबीने के वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि जिनके दामन खुद दागदार हैं वो जांच क्या करेंगे। कन्हैया बेल के मामले में हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस अवाम को गुमराह करने का काम कर रही है। जब ये वीडियो वायरल हुआ, उस कन्या को हाथ पैर बांध के मेटाडोर पे खींचा, 150 मीटर तक उसको तेज गति धीरे गति से ले जाके आज टकरा टुकड़ के उसके सिर में कोई गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वो सारी स्थिति वहाँ पर हुई, तो वहाँ जाके हमने देखा है और वहाँ पर इस मामले को छिपाने के लिए बहुत कोशिश की। भाजपा ने पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया। 36 घंटे में रिपोर्ट दर्ज कर पाए, 36 घंटे में, जबकि मैंने सब पुलिस को मालूम था पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली। और आखिर में ये सब दबाव बना, सब वीडियो तब जाके उन्होंने रिपोर्ट देते। इससे प्रशासन, पुलिस प्रशासन दबाव में था, भाजपा वाले सब लगे हुए थे। ये स्थिति आज बनी हुई है। कांतिलाल भूरिया जी हों या कांग्रेस के नेता, उनके जिनके खुद के दामन ही दागों से भरे हों, वो क्या जांच करेंगे। और नीमच की घटना में सरकार ने और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हमारी सरकार ने जहां एक और उस घटना से जुड़े हुए लोगों को, अपराधियों को पकड़ा, तो उसके साथ साथ उनकी सभी अचल संपत्तियों को भी जमींदोज किया गया। और उसके पीछे का हमारा मंतव्य यही था कि ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। हमारी कार्रवाई करने के बाद कांग्रेस जगी और उसके बाद वो समिति गठित करते हैं। जब पूरा मामला ही समाप्त हो गया, जब दोषियों को कार्रवाई कर दी गई, जब दोषियों को सजा मिलने की स्थिति बन गई, तो अब ये कौन सी जांच और कौन सी जांच की रिपोर्ट।
वहीं एमपी में लगातार हो रहे हुजूम तशद्दुद पर जमात इस्लामिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जमात इस्लामिया के नुमाइंदों ने कहा कि जिस पर तशद्दुद हो रहा है उस पर ही केस दर्ज किया जा रहा है और जेल में डालकर दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि हुकूमत का सलूक सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, चेहरे देखकर कार्रवाई न हो। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 15 दिनों में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात बढ़े हैं, उसको लेकर दानिश्वरों में, सामाजिक तंजीमों में एक तशवीश है। जमात इस्लामी हिंद ने अलग अलग मकामात का दौरा किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप लोगों ने अलग अलग मकाम का जो दौरा किया उसमें क्या निकल कर आया। हम लोग उज्जैन गए हैं, इंदौर गए हैं और आज भोपाल में हैं। हमने ये महसूस किया है कि समाज में नफ़रत का जहर बहुत घोल दिया गया है और नफ़रत समाज में होती तब भी उसका मुकाबला हो सकता है, लेकिन वो समाज में अब सियासत में आ गई है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई है। इसका मुशाहिदा होता है कि एक आदमी जिसको मॉब लिंचिंग की गई हो और उस पर ऐसी, उनके करने वालों पर ऐसी धाराएं, ऐसे सेक्शन नहीं लगाए गए, लेकिन उज्जैन में मुहर्रम के एक मंडप में लोग बैठे हों और वहाँ अपने लीडर का वेलकम करते हों तो उस पर सख्त धाराएं लगा दी गई हैं। तो समाज में नफ़रत और जो दूरियां हैं इसको ख़त्म होना चाहिए और जो लोग कल्प्रिट हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको सज़ा न मिले तो ये नफ़रत का सफ़र बहुत लंबा होगा। सरकारें चाहे किसी पार्टी की हों, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो कानून के मुताबिक, संविधान और दस्तूर के मुताबिक वो हुकूमत चलाएं और उनकी निगाह में हर धर्म और हर वर्ग के लोग बराबर हों और सबके साथ एक जैसा सलूक हो। लेकिन मध्य प्रदेश में हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं और उसमें जो विक्टिम है वो मुसलमान हैं ज़्यादातर और उन पर हमला किया गया और उनके जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ, सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हुई, जबकि जो पीड़ित हैं, इंदौर के मामले में ख़ास तौर से पीड़ित पर ही संगीन धाराएं लगा दी गई और वो खुद जेल में हैं। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सही हुकूमत करे। हमको पार्टी वार्टी से हमें भी कुछ लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी है, अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन हुकूमत करने की बुनियाद दस्तूर और कानून है। चूंकि ये पार्टियां, ये हुकूमतें दस्तूर और कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं कर रही, तो पहले ये अपने मुल्क से, समाज से मोहब्बत का सबूत दें। ये तो मुल्क और समाज से दुश्मनी है। आप देखते हैं कि जमात इस्लामी ने जो अलग अलग मकामात का दौरा किया और वहाँ पर जो साफ चीज़ें साफ निकल कर आई है कि इंतज़ामिया की सतह पर जो कार्रवाई की गई है वहाँ पर कानून को सामने रखकर या जुर्म को सामने रखकर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि चेहरे की बुनियाद पर कार्रवाई की। और जमात इस्लामी के लोग ये चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती कायम होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। अब बात करते हैं यूपी की, जहां वजीर आला लगातार सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरे की कड़ी के तौर पर वो सिद्धार्थनगर जिला के डोमरियागंज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने यहां सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और उनमें इमदादी सामान तकसीम किए। इस दौरान कई लीडरान मौजूद थे। सिद्धार्थनगर जिला नेपाल सरहद से मुत्तसिल है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जिला के तमाम दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। सैलाब की वजह से हलाक होने वालों या सांप काटने से मौत होने पर अहल खाना को फौरी 4 लाख की मदद दी जाएगी। जिन लोगों के घर सैलाब की नजर हो गए उन्हें फौरी तौर पर वजीर आला आवास योजना का फायदा दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के को समय से बचाव और राहत कार्य के लिए हम लोग व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, टीसी फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की यूनिट हर जनपद में, प्रभावित जनपदों में पहले से तैनात की गई है। जहां घरों के अंदर पानी आ गया है उन सभी पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थलों, किसी शरणालय में लेकर के उन्हें वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जिन पीड़ित परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें अनुमन्य धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं
यानी नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा आवंटित करने के साथ ही वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी उनके लिए कर दिया। थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे खंबे। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का अमल फिर मुलतवी, आइंदा हफ्ते हुकूमत साजी मुमकिन, जराए के हवाले से खबर आ रही है। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का अमल फिर मुलतवी हो गया है। अब आइंदा हफ्ते हुकूमत साजी मुमकिन हो सकती है। ये खबर हम जराए के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में अभी हुकूमत साजी का अमल फिर से मुलतवी हो गया है। अब इम्कान है कि आइंदा हफ्ते हुकूमत साजी हो। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात।